सारे संवैधानिक संस्थाएं, रेल है, भेल है, हवाई अड्डा है, सब बेची जा रही हैं। सब अपने मित्रों को, दो ही तो मित्र हैं, अडानी अंबानी। जो सरकारी नौकरी से उसका जीवन बेहतर होता था, जो किसान गरीब बच्चे आते थे पढ़ लिख कर, जैसे हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, हम लोग गांव से आए, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, अब वो सब बंद होने वाला था। लेकिन इस यात्रा ने उसमें फिर होप पैदा किया है कि लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे तो किन्हीं जीतेंगे। ये निजीकरण देश के खिलाफ है। अगर कोई संस्थान का राष्ट्रीयकरण है और उसको कोई व्यक्ति निजीकरण करता है तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। देश की रक्षा में अर्धसैनिक बल दिन रात सेवा करते हैं, उनको पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद। नमस्कार दोस्तों, करीब महीने दिन से चल रही निजीकरण और पेंशन बहाली को लेकर एक यात्रा चल रही है। उस यात्रा ने देश के 5 से 6 राज्यों में अलग अलग विभागों से मुलाकात की, लोगों के उन चीज़ों को जानने की कोशिश की कि आखिरकार भारत सरकार ने जो पेंशन या राज्य सरकारों ने जो बंद की है पुरानी पेंशन, उसका क्या असर पड़ा है। इस पूरी यात्रा के जो साथी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। हम उनसे कोशिश करेंगे यह जानने की कि क्या उन्हें लगता है कि देश और ख़ासकर वह 80 लाख कर्मचारी जिसको वो ऊपर लिख रहे हैं, क्या इस मूड में है कि सरकार से पुरानी पेंशन बहाली करा लेंगे। इस पूरी यात्रा का क्या मकसद रहा होगा जो आप लोग ये ऊपर नारे लिखे हुए हैं। देखिए, NMOPS के बैनर तले 1 जून से चंपारण बिहार गांधी जी कर्मभूमि से एक यात्रा शुरू की गई। यात्रा का नाम दिया गया NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। NPS से जहां हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी को लेकर के लगभग 1 महीने से ज़्यादा की यात्रा हम सब ने किया। 18,000 किलोमीटर की यात्रा किया है और हमको लगता है शिक्षक कर्मचारी इतिहास में भारत में ये पहली इतनी लंबी यात्रा हुई है। और यात्रा के बीच में जो लोगों का सपोर्ट मिला वो अद्भुत था, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी संगठन चलाता हूँ, तमाम सारे लोग चलाते हैं। दिन के उजाले में पदाधिकारियों को बुलाओ तो नहीं आते हैं, रात के अंधेरे में 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक महिलाएं इंतज़ार करती रहीं किस यात्रा का। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना देर, तो उन्होंने कहा कि यार बंधु जी, अगर हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम 2-4-5 घंटे खड़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, बुढ़ापा हमें सुरक्षित चाहिए। ये उनके अंदर पेंशन का जो जुनून पैदा हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत बात है और बहुत सपोर्ट, बहुत समर्थन मिला। ये बुढ़ापा सुरक्षित चाहिए का जो प्रश्न आपके साथी रख रहे हैं, आखिरकार ये कब से असुरक्षित होना शुरू हुआ है भारत में। अब देखिए ऐसा ना, ये मैं भी रिटायर्ड हूँ जी और मेरे को पेंशन मिलती है, लेकिन मेरी भर्ती हुई थी 87 में। 2004 के बाद जो लोग अपॉइंट हुए हैं उनको इन्होंने पेंशन से बंद कर दिया। NPS बना के नई नीति ले आए। वो नीति क्या है एक्चुअल में, वो ठगी है एक तरीके की। पहले की जो पेंशन नीति थी, ये लोग जो मांग रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि ये नया कुछ क्रिएट कर दो। ये मांग रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन उसको बहाल करो। यानी देश आज़ाद हुआ तब से लेकर जो पेंशन मिलती आ रही थी उसको सरकार ने बंद कर दिया और पैसे को उसको लगा दिया कैपिटल बना के उसमें, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में पैसा डूब भी गया, बहुत सारा हज़ारों करोड़ रुपए उसमें से। ये जरा समझाइए, ये क्या चीज़ है। ये कैपिटल बना के लगा दिया और डूब गया क्या है उसमें। ऐसा ना, जैसे कोई भी आदमी एम्प्लॉई है, हाँ। 2004 के बाद लगा है तो उसकी जो सैलरी है उसका 10% तो कटौती हो जाएगा कि तुम्हें पेंशन के लिए कट गया। और 10% जमा करती थी सरकार। जब इसके खिलाफ आंदोलन होने शुरू हुए तो सरकार ने कहा कि इन्होंने किया, बल्कि ये आंदोलन बंधु जी ने, तो उन्होंने कहा कि इसको हम बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 14% हम कर देंगे, हमारा हिस्सा 14%, तुम्हारा हिस्सा 10%, तो 24% हो गया। तो जो देश का टोटल कर्मचारी है उसकी सैलरी का 24% पैसा लिया और उसको शेयर मनी में लगा के इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया। अब उनमें से बहुत सारा पैसा डूब गया। तो जब उसका प्रॉफिट आना था उससे पेंशन मिलनी थी, जब प्रॉफिट ही डूब गया, पैसा ही डूब गया, तो पेंशन कहाँ से मिलेगी। बात खत्म। 10% कर्मचारी का भी डूब गया, सरकार का डूब गया 15%। तो बताइए कि निजीकरण आपको नहीं लगता कि देश के जन जन विकास के लिए ज़रूरी है। जैसे अडानी जी, अंबानी जी, ये सब रोज़गार ही तो बांट रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री गए विदेश, वहाँ से भी रोज़गार लेकर आए हैं जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। निजीकरण पूरे देश के जन नहीं, पूरी जनता के खिलाफ है और निजीकरण से पूरा देश के लोगों की सारी जो संस्थाएं हैं वो बेची जा रही हैं। तो जब संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो नौकरियां कहाँ से रहेंगी। किसको बेची जा रही है। सारे संवैधानिक संस्थाएं, रेल है, भेल है, हवाई अड्डा है, सब बेची जा रही हैं। सब अपने मित्रों को, दो ही तो मित्र हैं, अडानी अंबानी, सबको बेची जा रही है। और ये पूरा मध्यम वर्ग
बिना नौकरियों के कैसे गुजारा होगा? आप बताएं, एक किसान का बेटा अग्निवीर बन रहा है, 4 बरस बाद लौट के आएगा, क्या होगा उसका? अपने बाप के सहारे, अपने बाप के कंधों पे जिएगा। ये क्या है? निजीकरण नहीं है तो और क्या है? इससे बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है? जब सरकार मोदी की सरकार है, कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, आप लोगों की यात्रा जो निकली वह भाजपा सरकारों की यात्राओं में भी निकली, तो क्या सरकार अपने खिलाफ कर्मचारियों को क्यों खड़ा करेगी? देखिए, सरकार की ये भूल है, जो भूल सुधार का समय अब आ चुका है। इस यात्रा से ही सरकार भी जागी है और हमारे कर्मचारी तो लामबंद हो गए हैं विजय बंधु जी के पीछे। तो ये जो हमारी यात्रा है, ये एक अलग संदेश लेके सरकार को भेज रही है और सरकार इस बारे में सोच भी रही है। कल ही जो सरकार का व्यू टीवी पे लाखों कर्मचारियों ने घर बैठे बंधु जी को भी सुना, उससे स्पष्ट था कि जो लड़खड़ाने की जो भाजपा प्रवक्ता की जो एक लड़खड़ाए और वो सरकार लड़खड़ाई है। तो इस यात्रा से एक नया संदेश, और अब ये लड़ाई हमारी अंतिम दौर में है। विजय बंधु जी, ये बताइएगा कि ये जो संघर्ष है पुरानी पेंशन बहाली का, या राज्य सरकार के हिस्से है या केंद्र सरकार के हिस्से है या दोनों के हिस्से है, या खेला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र जिम्मेदार है, राज्य के कर्मचारियों को राज्य जिम्मेदार है, और ये हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है। अगर केंद्र का विषय होता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में क्यों लागू हुआ, एक साथ पूरे देश में लागू होता। फिर अगर सबके ज़रूरी होता तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरला में एनपीएस व्यवस्था स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं लागू हुआ था। उसके बाद में त्रिपुरा में भाजपा सरकार आई, लागू कर दिया, केरला में लागू हो गया। एनपीएस को आज तक पश्चिम बंगाल स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब स्टेट का इस विषय स्टेट का है और सेंट्रल भी सेंट्रल का है। अब दूसरी बात, जैसे अभी हमारे संघर्ष से 5-6 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है और पेंशन बहाली का पत्र जारी हो गया, जियो आ गया और लोगों को मिलने भी लगा। अब उसका पैसा, जो हमारा पैसा कर्मचारियों का और राज्य सरकार का पैसा एसडीएल में जमा हुआ, उसको मना कर रहे हैं देने से, जबकि वो अवैधानिक है। जब हमारा पैसा राज्य कर्मचारी का पैसा है और राज्य का पैसा है तो राज्य हमसे वापस कर रहा है। हमारा अनुबंध था, टूट गया, जब टूटा है तो आप पैसा वापस करिए। और इस तरह की व्यवस्था में केंद्र सरकार में कैसे तमाम सारे लोग थे जिनका विज्ञापन का मैटर था या नियुक्तियाँ ज्वाइनिंग बाद में हुई, ऐसे केंद्र सरकार के 35,000 से ज़्यादा लोगों को एनपीएस से ओपीएस में आए, उनका पैसा वापस हो गया। जब उनका एक का नियम तो एक होगा, आगे मुझे बाएँ चलना है तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ लोग आए तो बाएँ चलना है, ट्रैफिक रूल से। एक के लिए बाएँ हो गए कि दाएँ हो, कैसे हो सकता है? तो राज्य सरकार को अधिकार है, राज्य सरकार अपना 5-6 राज्यों में किया है। अभी जो भाजपा शासित राज्य हैं वो इसलिए नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी हम समझते हैं। अभी मैं मदर से लौट के आया हूँ तो क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, बिना प्रधानमंत्री जी के पत्ता नहीं हिलना है, तो वो मजबूरन फंसे हुए हैं। जबकि आपने भी हिमाचल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से बयान सुना होगा कि मैं तो सहमत था, मैं तो अपनी केंद्रीय नीति को अवगत करा दिया था कि बिना पुरानी पेंशन के हम सरकार नहीं बना सकते। इसका मतलब वो सहमत थे, इस समय वो तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अब केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये उनकी हठधर्मिता है और लोकतंत्र में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये केंद्र सरकार की हठधर्मिता है या कोई पॉलिसी का मामला है कि अपनी ही राज्य सरकारों की मोदी जी नहीं सुनने को तैयार? नहीं, बढ़िया सवाल है। देखिए, भारत जो है वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट था वो कमज़ोर पड़ गया है। अगर वेलफेयर स्टेट होगी तो इम्प्लाई के लिए करेगी, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अब बचा ही नहीं है। पूंजीपतियों के लिए सरकार पूरा काम कर रही है। इसीलिए हमारी सरकार के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते भी हैं हम देश को स्वतंत्र बना दिए हैं। वो कहना क्या चाहते हैं कि पहले राजा थे वो प्रजा थे, यानी आज़ादी के बाद जो वेलफेयर स्टेट बना, जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन यानी उसी का हिस्सा है। एम्प्लॉइयों को अगर आप पेंशन देंगे तो उनका जीवन स्तर बेहतर होगा ना। तो आपको तो वेलफेयर स्टेट बनाए रखने के लिए पहले निजीकरण के खिलाफ लड़ना होगा। बिल्कुल, निजीकरण लिखा नहीं, एनपीएस निजीकरण यात्रा। अच्छा, ये साफ साफ लिखा है एनपीएस निजीकरण, दोनों के खिलाफ भारत छोड़ो यात्रा। निजीकरण यात्रा में ही हम लोगों को जो समर्थन मिला है देश भर में, वो छात्रों का, बेरोजगार युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का अद्भुत समर्थन मिला हम लोगों को। मैंने हम तो इतनी अपने उम्र में इस तरह का आंदोलन देखे ही नहीं थे। खरगोन जो हम लोग गए, हमारे नेतृत्व हम लोग जब पहुँचे तो जो हम लोग त्योहारों में देखा करते थे, दशहरे में, दीपावली में देखा करते थे, लोग स्वागत करने के लिए सड़कों पे आते हैं झांकियों का, उस तरह हम लोगों को 11 किलोमीटर यात्रा में 8 घंटे लग गया। मैंने हज़ारों लोग जगह जगह माला फूल खड़े थे। यानी इस बस यात्रा से पूरे देश में जो हलचल मची है निजीकरण खिलाफ, एनपीएस खिलाफ, उससे सरकार को भी सोचना होगा। ये देश आज़ादी के बाद जो बना, जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, वो पूरी तरह निराश हो गया था। लेकिन इस यात्रा ने उसके अंदर होप पैदा किया है, विश्वास पैदा किया है। और 74 के रेल आंदोलन के बाद ये देश का अद्भुत और एक करिश्माई आंदोलन है, जिसने न केवल पूरे लाखों लाख कर्मचारियों को गोलबंद किया है, बल्कि उस मध्यम वर्ग को भी जो सरकारी नौकरी से उसका जीवन बेहतर होता था, जो किसान गरीब बच्चे आते थे पढ़ लिख कर, जैसे हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, हम लोग गांव से आए, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, अब वो सब बंद होने वाला था। लेकिन इस यात्रा ने उसमें फिर से होप पैदा किया है कि लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे तो किन्हीं जीतेंगे। चलिए,
आमतौर पर लोग आपका नाम ले रहे हैं, एक सवाल बताइए कि क्या निजीकरण जो है वह एक प्रकार से दलितों को, पिछड़ों को नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से बेदखल करने का भी तरीका है? देखिए, आपकी भी बात सच है, लेकिन मैं इससे थोड़ा आगे भी जाता हूँ। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और जहाँ पर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे गांव के गरीब किसान घर के बच्चे आते हैं, उसमें हर जाति धर्म के लोग होते हैं, और वो एक कमरा छोटा से लेकर के इलाहाबाद में सिविल सर्विस की तैयारी कर IAS बन जाते हैं। उसमें हर समाज का वर्ग होता है। मैं तो कहता हूँ ये उससे भी ज़्यादा है निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ, जिसमें सब जातियाँ आती हैं। निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है कि सारी व्यवस्था बंद कर दिया जाए, दूसरे मध्यम टूट जाए, और गुलामी के रास्ते का निजीकरण एक पावदान है। एनपीएस भी निजीकरण का ही पार्ट। पहले हमें सरकारी पेंशन मिलती थी, प्राइवेट कर दिया, तो पहला स्टार्टर तो पेंशन भी निजीकरण किया। अब ये सारी संस्थाओं का, विभागों का, पदों का निजीकरण कर दे, जैसे जो मध्यम वर्ग है, जो आवाज़ उठाने लायक खड़ा होता था, जो अपने पैरों पर खड़ा होता, तो टूट जाए। और इसमें जाति धर्म भाषा का नहीं मामला, हमारे साथ सारे वर्ग के लोग इकट्ठा हुए, और सबको लगता है कि निजीकरण क्या है। अगर संस्थाओं का, पदों का ख़त्म कर दे तो हमारी पूरी जो ताकत है शिक्षा और नौकरी से है। अगर शिक्षा और नौकरी हटा दे तो हम जीरो हो गए। हम मतलब जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये पूरे देश के खिलाफ है निजीकरण। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र के खिलाफ है। रेल, मैं एक सवाल आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता हूँ। आप रेल का निजीकरण कर रहे हैं, आप बनी बनाई स्टेशन, बना बनाया प्लेटफार्म क्यों दे रहे हैं? बहुत सारा ऐसी जगह देश में है जहाँ पर रेल पटरी नहीं बिछी। अडानी जी को ही पटरी बिछाएं, गिट्टी लगाएं, खंभा लगाएं, ट्रैकमैन लाएं, खड़ा करें, वहाँ चलाएं, वहाँ प्रॉफिट ले। वहाँ नहीं, जहाँ बना होगा वही ले लेना है। मतलब आपका कहना है सरकारी माल जो है प्रधानमंत्री मोदी प्राइवेट लोगों को बांट रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बांट रहे हैं, और ये निजीकरण देश के खिलाफ है। अगर कोई संस्थान का राष्ट्रीयकरण है और उसको कोई व्यक्ति निजीकरण करता है तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता हो। लेकिन इस वक्त तो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। हाँ, तो मैं एक सवाल भी करता हूँ कि देश की रक्षा में अर्धसैनिक बल दिन रात सेवा करते हैं, उनको पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? हाँ, ये ऊपर आपके लिखा भी है, एक बार कैमरा घुमाइएगा, एक बार लिखा है ये शब्द, मैं देख रहा था, अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है। आखिरी सवाल बंधु आपसे कि ये बताइएगा कि एक सरकार जो सामने खड़ी है और वह पेंशन देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में जो यह लड़ाई बस के जरिए या आप लोग मोहल्लों में, इलाकों में मिलकर कर रहे हैं, क्या इतनी बन पाएगी बड़ी कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को लगे कि हाँ ये चुनौती? निश्चित रूप से बनेगी। इसलिए बनेगी क्योंकि हम अपने जब बच्चे थे, छोटे थे, तो पढ़ा करते इतिहास में कि लोगों को जुनून पैदा होता है, क्रांति के लिए लोग आगे बढ़ते थे। वो जुनून, वो क्रांति, उत्साह, वो ताकत, वो हिम्मत हमने पूरे राज्य में देखी। जहाँ जहाँ हमारा रथ गया है, जहाँ लोग गए हैं, एक अद्भुत उनका नज़ारा देखने था, एक मन था कि हम जुड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा पेंशन बहाल होगी, कहीं कोई शंका इसमें नहीं है। आपने सुना कि 18,000 किलोमीटर और 32 दिनों की यह यात्रा किस तरह पूरे देश के तमाम इलाकों से होते हुए निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर थी। जाहिर तौर पर यह आंदोलन उस घर घर का है जहां सरकारी नौकरियों वाले लोग हैं या सरकारी नौकरियों की लोग इच्छा रखते हैं, और इसीलिए देश को वेलफेयर स्टेट कहा गया, कल्याणकारी देश कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ जनता का भरोसा सरकार में है और सरकार जीवन को सुरक्षित रखने के लिए है। ऐसे में 2024 में चुनाव है और इस यात्रा की जो सफलता है वह बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और उनके जो राज्य हैं भाजपा के, एक बार इन मसलों को ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ी चुनौतियों में से एक 2024 में मोदी के लिए साबित होंगे। जन ज्वार, जनता की मीडिया।